हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों को फिजिक्स हाईवेज पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनएडिक्वेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम थियरी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी या क्लासिकल फिजिक्स जो थी, उसके जो लॉज थे वे जो एटॉमिक लेवल पर जो फिनोमेना थे उनको एक्सप्लेन करने में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। और धीरे धीरे जो है कि 1900 ईयर में जो कि प्लांक थे, मैक्स प्लांक, उन्होंने एक थियरी दी जिससे जो है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था वो सक्सेसफुली क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। तो वहीं से जो है कि स्टार्ट हुई हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की जर्नी। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो पहला जो नींव पड़ा था वह था मैक्स प्लांक के द्वारा। ठीक है, तो मैक्स प्लांक ने ही जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी थी। तो आज हम लोग जो है कि इस वीडियो में उसी थियरी को डिस्कस करेंगे जो कि मैक्स प्लांक ने दी थी। तो आज हम लोग जो है कि मैक्स प्लांक की क्वांटम थियरी को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या था। द फेल्योर ऑफ रिले जीन लॉ टू एक्सप्लेन द एक्सपेक्टल एनर्जी कर्व of black body radiation indicated that fundamental assumption of classical physics that energy can be absorbed or emitted by the atomic oscillators continuously in any amount requires modification। तो रिले जीन ने जो है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ऑब्टेन्ड एक्सपेक्ट्रा को जो एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल कंसेप्ट था कि कोई भी क्लासिकल हार्मोनिक है या एटॉमिक हार्मोनिक है, तो वह जो है कि एक कंटिन्यूअस वे में एनर्जी को या तो ऑब्जर्व करता है या फिर एमिट करता है। वह जो है कि उसमें एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी जब यह जो रिले जीन का जो लॉ था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो दैट मीन्स जो क्लासिकल कंसेप्ट था कि जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स होते हैं वह जो है कि एनर्जी को कंटिन्यूअसली या कंटिन्यूअस वे में जो है कि एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं। दैट मीन्स वह किसी भी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर एमिट कर सकते हैं। यह जो थियोरी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। तब जो है कि यह लगा कि अब इस थियरी में कुछ मॉडिफिकेशन की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो मैक्स प्लांक इन 1900 पुट फॉरवर्ड द क्वांटम थियरी टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो 1900 में जो है कि मैक्स प्लांक ने जो है कि एक थियरी दी जिसको बोलते हैं क्वांटम थियरी। और इस क्वांटम थियरी के बेसिस पर जो एक्सपेरिमेंटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था, ऑब्टेन हुआ था, उसको जो है कि सक्सेसफुली क्या हुआ, एक्सप्लेन किया जा सका। ही एज्यूम दैट द एटम्स इन द walls of a black body behaves like simple harmonic oscillator। तो उन्होंने एज्यूम किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब होता है, ब्लैक बॉडी से रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी का जो वाल होती है, वाल में जो एटम्स होते हैं वह एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं मीन्स जो कि वह ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मोशन होता है उसमें। एंड ईच ऑसिलेशन हैज गॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी से जो है कि वो ऑसिलेट करते हैं। दैट मीन्स
दे आर ऑसिलेटर विथ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। तो इन ऑसिलेशंस की एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। मान लीजिए वह न्यू से डिनोट किया जा सकता है। ही मेड द फॉलोइंग revolutionary assumptions regarding the way in which radiation is emitted or absorbed by atoms। तो मैक्स प्लांक ने जो है कि बहुत ही खतरनाक या रिवोल्यूशनरी जो है कि एजम्पशंस किया कि जो एटम्स हैं ब्लैक बॉडी से जो रेडिएट हो रहे हैं वे जो है कि एमिट करेंगे या फिर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे और एमिट करेंगे उसके लिए उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी एजम्पशंस उन्होंने कई दिए एजम्पशंस, जिसको हम लोग जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैक्स प्लांक ने जो एजम्पशंस दिए थे क्वांटम थियोरी के लिए वे बहुत ही इम्पोर्टेंस एजम्पशंस हैं। तो आइए देखते हैं वे एजम्पशंस क्या क्या थे। तो पहला एजम्पशंस है ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन टेक ओनली दोज एनर्जी वैल्यू ई विच आर गिवन बाय द रिलेशन ई इक्वल टू NH न्यू। तो पहला एजम्पशन उनका यही था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एटम्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं और वे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हैं वह जो भी एनर्जी लेते हैं वो एनर्जी जो है कि एक डेफिनेट रिलेशन के द्वारा क्या होती है दी जाती है, वह है इक्वल टू NH न्यू। तो कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एटम्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वह NH न्यू की फॉर्म की होती है, ठीक है। वेयर N इज 1 2 3, वेयर N इज 1 2 3 इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो N की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है, 1 से लेकर के आगे तक होती है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम क्या कहते हैं क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और न्यू क्या है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है वह है न्यू, फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू। एंड H इक्वल टू जो है होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड और ये क्या है इज यूनिवर्सल प्लांक कांस्टेंट। तो H जो है कि एक कांस्टेंट होता है जो कि मैक्स प्लांक के नाम पर ही जो है कि इसका नाम रखा गया है प्लांक कांस्टेंट, और यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सब जगह क्या होता है एप्लीकेबल होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उसी तरह से यहाँ पर जो प्लांक कांस्टेंट है ये क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसकी एनर्जी या तो H होगी, 2H होगी या 3H होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लेवल्स यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पर हो गया एक H न्यू, दूसरा होगा यहाँ पर 2H न्यू और यहाँ पर थर्ड होगा 3H न्यू एंड फोर्थ इस तरह से हो जाएगा 4H न्यू। तो इनकी अलग अलग एनर्जी होगी इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी ऑसिलेटर ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एनर्जी क्या हो H न्यू और 2H न्यू के बीच में हो, या 2H न्यू और 3H न्यू के बीच में हो, या फिर 4H न्यू और 3H न्यू के बीच में, ठीक है। ऐसा कोई भी इसमें ऑसिलेटर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, thus a system can exist only in certain discrete energy states given by E equal to NH न्यू। तो ये जो सिस्टम होगा, कोई भी सिस्टम होगा उसमें जो एटम्स होंगे उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी डिस्क्रीट स्टेट में होगी। तो इसके जो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में होगा। दैट मीन्स या तो इसमें होगा या फिर इस स्टेट में होगा या इसमें या फिर इसमें, इसके बीच में कहीं नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कि ये डिस्क्रीट हुआ, ठीक है, न कि कॉन्टिन्यूअस। Thus states are called quantum states।
तो ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम स्टेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है, इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, एक तरह से क्वांटाइज्ड है, ठीक है, एक इंटीजर के फॉर्म में है, उसी के टर्म हो सकती है, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। हियर एच न्यू इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इज कॉल्ड द क्वांटम। तो यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी हो सकती है किसी भी ऑसिलेटर की, वो हो सकती है एच न्यू। तो एच न्यू हो गया, ये जो गया सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी हो गई, और इससे ऊपर जो भी एनर्जी होगी या तो 2 HNu 3 HNu या फिर 4 HNu होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी जो यूनिट होगी किसी भी ऑसिलेटर की एनर्जी की, वो होगी HNu, बेसिक यूनिट होगी यह HNu। और इसी बेसिक यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। ये क्या है, बोलते हैं कि एनर्जी का ये क्या है, क्वांटम है HNu, ठीक है। तो इट में बी ट्रीटेड एज एटम ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यह HNu जो है, इसको हम एनर्जी का एटम बोल सकते हैं। जैसे एलिमेंट के एटम्स होते हैं, उसी तरह से HNu को हम बोल सकते हैं कि यह एनर्जी का क्या है, एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि HNu जो है वो एटॉमिक स्टेट को क्या बताता है, शो करता है। दस एनर्जी में बी रिगार्डेड एज हैविंग एन एटॉमिक नेचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो HNu एनर्जी है वह एटॉमिक एनर्जी को शो कर रही है, इसका जो नेचर है वो क्या है, एटॉमिक है, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन था द ऑसिलेटर्स डू नॉट एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो दूसरा एजम्पशन उन्होंने ये लिया कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं हुआ जो है कि कोई भी रेडिएशन जो है कि या तो रेडिएट कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। वो कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या है कि एब्जॉर्ब या फिर रेडिएट नहीं करते हैं, बट ओनली व्हेन द ऑसिलेटर जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एन अदर। तो वह जो है कि हमेशा जो है कि वो कंटिन्यूअसली जो है कि रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये तब होता है जब जो है कि ऑसिलेटर जो है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तब वो जो है कि एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन होता है। मान लीजिए कोई एनर्जी ऑसिलेटर जो है कि इस एनर्जी लेवल पर है HNu, तो यहाँ से जो है कि यहाँ पर जाता है, तब ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से आप चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ जंप किया 3 से 2 में, तब ये जो है कि हायर एनर्जी से लोअर में आ रहा है, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा जब जंपिंग होगी ऑसिलेटर्स का, तभी ये जो है कि रेडिएट करेगा या फिर या एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड एजम्पशन था द ऑसिलेटर एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी इन बंडल्स ऑफ साइज HNu। तो कोई भी ऑसिलेटर है वह जो एनर्जी को एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, वह एक बंडल्स के फॉर्म में होता है, जिसकी साइज जो होती है HNu होती है। मतलब HNu का एक बंडल्स के फॉर्म में होता है, HNu 2 HNu या 3 HNu या 4 HNu, इस तरह से होता है, एक बंडल्स के फॉर्म में बनता है HNu का। तब उसी के फॉर्म में क्या होता है, रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी रेडिएशन जो कि एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एमिट हो रही है, वह क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। HNu के फॉर्म में ये HNu का इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा, या तो वो एब्जॉर्ब हुई हुई एनर्जी होगी या फिर रेडिएट हुई हुई एनर्जी होगी, वह HNu का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। तो इस तरह से मैक्स प्लांक ने जो है कि 3 एजम्पशंस लिए। 3 एजम्पशंस में पहला एजम्पशंस कि कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, उसकी एनर्जी जो है कि NHNu के फॉर्म की हो सकती है, ठीक है, यानी कि वैल्यू 1 2 3, या तो उसकी एनर्जी HNu होगी, 2 HNu होगी, 3 HNu एंड सो ऑन, इस तरह से होगी, ठीक है। दूसरा एजम्पशंस है कि कोई भी ऑसिलेटर जो है वह जो है कि कंटिन्यूसली एनर्जी न तो एब्जॉर्ब करता और न ही रेडिएट करता है,
वह तभी होता है यह प्रोसेस जब वह ऑसिलेटर जो है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनर्जी लेवल में क्या करता है, जंप करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एनर्जी रेडिएट होगी तीसरा एग्जाम्पशन में जो भी एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब होगी वह एक बंडल्स के फॉर्म होगी जिसकी साइज क्या होगी, एक बंडल का जो एक एंटिटी होगी उसकी जो साइज होगी वो होगी एच न्यू। तो एच न्यू के फॉर्म का कई एनर्जीज का मिला करके बंडल्स बनते हैं। वही जो है कि इसका मतलब यह है कि एच न्यू या 2H न्यू या 3H न्यू के जैसा ही होगा। एच न्यू का क्या होगा, मल्टीपल के फॉर्म में होगा। वही क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी या फिर रेडिएट होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एमिटेड एनर्जी या फिर रेडिएटेड एनर्जी जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये जो 3 एग्जाम्पशंस थे मैक्स प्लैंक द्वारा बनाए गए, यह जो है कि क्वांटम थ्योरी को बहुत ही अलग वे में एक्सप्लेन किया, या यहाँ से यह क्वांटम थ्योरी जो है कि बाकी जो क्लासिकल थियोरी से नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी वो सारी चीज़ें इससे एक्सप्लेन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यह कंसेप्ट आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।